एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं। क्लास 11th इंग्लिश बिहार बोर्ड, वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल, पोम नंबर 9, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। यहां पर दिया है वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, हमें क्या करना है, छोटे छोटे ग्रुप बनाना है और डिस्कस करना है इन क्वेश्चंस को। अब यहां पर दिया है हाउ मेनी ब्रदर्स और सिस्टर्स डू यू हैव, यानी कितने भाई बहन हैं आपके। डज द गर्ल चाइल्ड इन योर फैमिली रिसीव सेम काइंड ऑफ लव एंड अटेंशन एज द बॉय इन द फैमिली। ना जैसे लड़कों को प्यार और अटेंशन मिलता है, क्या वैसे ही लड़कियों को भी मिलता है? इफ नॉट, यदि नहीं तो क्यों? इज इट प्रॉपर, क्या ये चीज सही है? तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको अपने फैमिली, मान लीजिए अगर आप एक लड़के, इकलौते लड़के हैं अपने फैमिली में तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर भाई बहन और भी कोई हैं या आपने कहीं देखा हो तो आप यहां पर इसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। मैंने क्या करा है, यहां पर एक आंसर बनाया है आप लोगों के लिए। देखिए, वी आर 3 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। हम लोग कौन है? हम लोग 3 भाई बहन है ना, 3 भाई हैं और 1 बहन है। वी ऑल रिसीव सेम काइंड ऑफ लव एंड अटेंशन इक्वली, है ना, बराबरी से हम लोगों को क्या मिलता है? प्यार मिलता है और अटेंशन मिलता है। देयर इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल इन माई फैमिली। तो जो मेरी फैमिली है, यानी मैं अपनी फैमिली की बता रहा हूं, एक एग्जाम्पल है कि मेरी फैमिली में जो लड़का है और जो लड़की है, इन दोनों के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। वी ऑल एंजॉय द सेम राइट इन द फैमिली। अब देखिए, हम लोग क्या करते हैं, एक जैसा अधिकार जो है हम लोगों को मिलता है फैमिली में। राइट का मतलब होता है अधिकार। तो हमारी फैमिली में हर एक व्यक्ति को एक जैसा अधिकार दिया जाता है और इंजॉय करते, वी ऑल एंजॉय, हम लोग क्या करते हैं, एक जैसा अधिकार अपनी फैमिली में इंजॉय करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यू माइट हैव हर्ड सेवरल केसेस ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड। अब देखिए, यहां पर कहा है यू माइट हैव हर्ड, हो सकता है आपने सुना हो, सेवरल केसेस ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड। अब यहां पर आप बोलोगे कि हमने क्या सुना है सर, ये फीमेल फोर्टिसाइड क्या है? तो हमने चैप्टर में पढ़ा है कि गर्भ में ही शिशु को मार दिया जाना। तो यहां पर फीमेल फोर्टिसाइड की बात हो रही है, गर्भ में लड़की को मार देना जाना, है ना, तो उसकी बात शायद आपने सुना होगा। Who in your opinion is responsible for this? तो यहां पर ओपिनियन का मतलब होता है मत। तो आपके हिसाब से मत में कौन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल? उत्तरदायी कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, यहां पर भी आप अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। आवर सोसाइटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अब देखिए, यहां पर कहा जा रहा है कि जो हमारी सोसाइटी है वो ही कहीं ना कहीं क्या है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है। फॉर दिस, किसके लिए? इसके लिए। इन आवर सोसाइटी अ गर्ल इज कंसिडर्ड अ बर्डन। बोझ, बर्डन का मतलब होता है बोझ। तो हमारी जो सोसाइटी है ना, वहां पर लड़की को क्या समझा जाता है? एक बोझ समझा जाता है। द पेरेंट्स हैव टू फाइट मच फॉर द मैरिज ऑफ द गर्ल। यहां पर जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे मम्मी पापा हैं, उन लोगों को लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है। किसके लिए? फॉर मैरिज ऑफ द गर्ल। क्या होता है, लड़की की जो शादी होती है, शादी में बहुत खर्चा आता है और इस कारणवश क्या होता है, लोग परेशान हो जाते हैं। क्या है, सामाजिक मर्यादाओं के उल्लंघन करना हर एक व्यक्ति को अच्छा लगता नहीं है। और यहां पर यही चीज है कि जब लड़की की शादी आती है तो सब लोग हो जाते हैं परेशान, क्योंकि उनको देना पड़ता है दहेज। आपने सुना होगा कि लड़की की शादी में कुछ इंतजाम नहीं किया जाता, लड़की की शादी में किया जाता है। आफ्टर हर बीइंग एजुकेटेड नोबडी इज रेडी टू मैरी हर विदाउट डॉरी, है ना। देखिए, भले ही लड़की कितनी एजुकेटेड हो, लेकिन कोई भी रेडी नहीं होता उससे मैरी करने के लिए जब तक उसको डॉरी ना दी जाए, वो लड़के वालों को। तो एजुकेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, लेकिन डॉरी से ज्यादा नहीं है। इसीलिए डॉरी का मतलब होता है दहेज। तो वही चीज है, कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में हम इस तरह की नेगेटिव चीजों को देख पा रहे हैं। अब हमें क्या करना है? राइट ट्री
राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। अब आपको यहां पे क्या करना है, ट्रू और फॉल्स लिखना है स्टेटमेंट के लिए। पेज नंबर 161 पे, मदर वॉज टेकन टू द ऑटोप्सी रूम बाय फोर्स। अब यहां पे कहा जा रहा है क्या मदर को फोर्स के द्वारा ऑटोप्सी रूम में ले गया गया था उनको, क्या उनको ऑटोप्सी रूम में जबरदस्ती ले गए थे? आप बताइए। नहीं, उनको जबरदस्ती नहीं ले गए थे, क्योंकि उनकी मां जो थी वो खुद चाहती थी कहीं ना कहीं। तभी तो बेटी अपनी आवाज में बोलती है, मां सुनो ना, मां सुनो ना। द डॉक्टर वॉज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीनियस क्राइम। अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो इतना बुरा, इतना बर्बर जो क्राइम हुआ था ना, जो बेकार है, उसके लिए क्या केवल सोलली, इसका मतलब यह है केवल, क्या डॉक्टर ही उत्तरदायी था? क्या उसका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यहां पर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? फॉल्स। नहीं, यहां पर पेरेंट्स भी उतनी उत्तरदायी हैं जितना डॉक्टर। भाई डॉक्टर को तो आपने बताई है ना जानकारी, डॉक्टर उसके अनुसार ही तो कर रहा है। अब जबरदस्ती महिला को पकड़ के लाके इंजेक्शन थोड़ी लगाएगा वो। तो यहां बात वही है, इसलिए यह आंसर होगा फॉल्स। द फीमेल फोर्टिसाइड टुक प्लेस इन बॉम्बे। अब यहां पर कहा जा रहा है ये जो फीमेल फोर्टिसाइड है, यानी गर्भपात जो कराया गया है लड़की का, क्या वो बॉम्बे में हुआ है? ना, बॉम्बे, बंबई भी कहते हैं, मुंबई भी बोलते हैं। इसका आंसर है ट्रू, बिल्कुल सही। क्योंकि मैंने आपको सेटिंग में भी बताया था कि बॉम्बे नाम की जो जगह है, यानी एक सेटिंग में आता है, वहां पे विंड बहुत ज्यादा क्या हो रही थी, सल्किंग ना, बहुत एंग्रीली जा रही थी, बह रही थी। यहां पे लिखा है एवरीबॉडी लव द स्पीकर। क्या हर एक आदमी स्पीकर को प्यार करता है? फॉल्स। अब स्पीकर कौन है? लड़की, उसको कोई प्यार नहीं करता। अब दिया है मदर लव्ड पोमेग्रेनेट वेरी मच। क्या उनकी मम्मी को अनार अच्छा लगता था? क्या वो अनार खाती थी? देखिए चैप्टर में तो ऐसे कहीं कुछ लिखा नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। देखिए पोमेग्रेनेट एक तरह से यहां पर सिमली का उपयोग किया गया था, लाइक यूज करके बताया था कि कैसे वो एक पोमेग्रेनेट है ना, किस तरह से वो एक अनार का दाना है। ठीक है, तो ये बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात और बताना चाहूंगा कि जब लड़की जो छोटी सी थी, उसका जो सर है उसको ऑटोप्सी रूम में अलग करा, तो कैसे खून निकल रहा था, तो उसने उसको एक बर्बरता के तौर पे नहीं, एक उदाहरण के तौर पे बताया कि उसकी अवस्था कैसे आई। तो यहां पर यह आंसर नहीं होगा। हु इज आई इन द ओपनिंग लाइन। अब यहां पर कहा जा रहा है कि आई कौन है इस ओपनिंग लाइन में। बोलती है ना मां सुनो, तो यहां पर आई कौन है? तो देखिए हु है, हु आ रहा है, तो हु क्या होता है? WH वर्ड होते हैं, ठीक है। और यहां पर कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आ रहा। तो अब आपको एक बात बता दूं कि जब भी ऑक्सिलरी वर्ब आगे आता है तो यहां पर हम यस नो में देते हैं आंसर, लेकिन यहां WH वर्ड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यहां पर हमको आंसर सेंटेंस में देना होगा। द अनवांटेड गर्ल इज इन द ओपनिंग लाइन। अब देखिए यहां पर अनवांटेड गर्ल जो है वही आई है ओपनिंग लाइन में, आई यानी मैं। Why does the speaker address to? अब यहां पर स्पीकर एड्रेस करते हैं क्यों और किसको, है ना? Who does the speaker address to? किसको करते हैं वो? तो यहां पर विचार तो आएगा ना, किसको, क्यों, किस लिए। तो स्वाभाविक है कि वो किसको करते हैं एड्रेस, किसको संबोधित करते हैं। तो अब यहां पर सिर्फ आपसे पूछा है हु डस, तो किसको, बस आपको टू का आंसर देना है। आपको बस इतना बताना है कि नाम किसका है। तो यहां पर इसका आंसर होगा मदर। यहां पर एड्रेस किया जा रहा है मदर को। What did the mother do to the speaker? अब जो मदर है उसने स्पीकर के साथ क्या किया? स्पीकर यानी जो अपन को बता रही है जानकारी। द मदर हैड द स्पीकर किल्ड बिफोर शी वॉज बॉर्न। ना, मदर ने क्या कर चुकी थी? मदर ने किल्ड कर दिया था लड़की को पैदा होने के पहले ही। What happened to the speaker? स्पीकर को क्या हो गया? स्पीकर वॉज कट लाइक अ स्लाइस्ड पोमोग्रेनेट।
इन द ऑटोप्सी रूम। अब ये जो स्पीकर है, यानी जो हमारी लड़की है, उसको क्या किया गया, कट कर दिया गया है ना। ऐसे देखिए, अब वो मर चुकी थी पेट के अंदर ही, अब उसको बाहर लाया गया, तो उसको देखा कि क्या प्रॉब्लम थी, क्या था, अब बोल तो पानी रही थी, तो उसको कट कर दिया गया। तो स्पीकर वॉज कट लाइक पोमोग्रेनेट, है ना। अब स्लाइस कर दिया गया, उसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया। कहां पे, ऑटोप्सी रूम में। What did the doctor tell the mother? How did it affect her? अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, What did the doctor tell the mother? मदर को डॉक्टर ने क्या बताया, How did it affect her? और किस तरह से उस पर अफेक्ट आया। The doctor told the mother that the fetus was a girl, है ना। जो बच्चा है अभी आपके गर्भ में जो भी बन रहा है, वो कहीं ना कहीं क्या है, लड़की है। The mother was sad because it would be her second daughter. तो उसकी माँ जो थी वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, इसीलिए उदास हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसका सेकेंड डॉटर थी, यानी दूसरी बच्ची थी। हाउ डिड द मदर ड्रेस अप व्हेन शी न्यू अबाउट हर सेकेंड गर्ल चाइल्ड? तो यहां पर जो माँ है वो कैसे सजती है और धजती है, व्हेन शी न्यू अबाउट हर सेकेंड गर्ल चाइल्ड, जब उसको पता चलता है कि उसकी सेकेंड गर्ल चाइल्ड यानी दूसरी बच्ची हुई है। द मदर पुट ऑन हर ग्रास ग्रीन साड़ी, माँ क्या करती है, हरी भरी साड़ी पहनती है। एंड पुट परिजातक ब्लॉसम्स इन हर हेयर, और परिजातक ब्लॉसम्स का मतलब क्या है कि जो फूल होते हैं परिजात के, जो खिले हुए फूल, उन्हों को अपने हेयर्स में लगाती है। डू यू फाइंड एनी एविडेंस इन द पोम दैट शोज द मदर्स लैक ऑफ कंसर्न फॉर हर गर्ल चाइल्ड? अपनी लड़की के रिगार्डिंग कहीं पे भी आपको कमी दिखी है चिंता की? आपको क्या बताना है, एविडेंसेस बताना है। एविडेंसेस का मतलब क्या होता है, सबूत बताने हैं पोम को पढ़ने के बाद। तो यहां पर आपको बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। डू यू फाइंड एनी एविडेंस, कि आपने कोई ऐसा सबूत या एविडेंस फाउंड किया है इस पोम में जो क्या बताता है? ये बताता है कि माँ जो है ना, माँ का लैक ऑफ कंसर्न, मतलब माँ की जो कोई चिंता ही नहीं है अपनी लड़की के प्रति, ऐसा कुछ चीज आपको देखने को मिली यहां पर। द मदर हैड द चाइल्ड सेंट अवे, मदर, अब मदर ने क्या करा, बच्चे को क्या करा, बाहर भेज दिया, अलग कर दिया। शी वुड नॉट इवन टच इट और आस्क अबाउट इट, माँ ने क्या करा, ना तो उसको छुआ और ना ही उसके बारे में पूछा। दिस शोज हर लैक ऑफ कंसर्न, ये कहीं ना कहीं क्या बता रहा, लैक ऑफ कंसर्न, यानी चिंता की कमी जो है यहां पर लड़की के प्रति वो यहां पर देखने को मिल रही है। Who does everyone refer to in line 28? Why did everyone smile? अब यहां पर जो everyone है ना, everyone का मतलब क्या होता है, सब लोग। तो यहां पर सब लोग किसको कहा गया है 28वीं लाइन में, और why did everyone smile, और यहां पर सब लोग हंसते क्यों हैं? Everyone in the line 28 refers to the mother, यहां मां को ही everyone के तौर पे लिया गया है। फादर, फ्रेंड्स, डॉक्टर, है ना, माँ हो गई, पिता हो गए, बच्चे हो गए, सब लोग जो उनकी फैमिली मेंबर्स में डॉक्टर्स वगैरह। दे स्माइल्ड बिकॉज दे हैड सक्सेसफुली गॉट रिड ऑफ द अनवांटेड गर्ल चाइल्ड। कहने का अर्थ साफ है कि रास्ते का कांटा हट गई ना, अब तो लड़की रही नहीं, अब वो अनवांटेड है, वो तो रास्ते का कांटा थी। अब कांटा होने के कारण यहाँ पे वर्ड हुआ है यूज रिड, बचकर निकल जाना, तो वो लोग बच गए उस बच्ची से, नहीं तो उनको ढूंढना पड़ता। तो कहीं ना कहीं यहां पर वो लोग इसीलिए हंस रहे हैं कि उन लोगों को निजात मिल गया है इस लड़की से। अब देखिए, हाउ डज द अनवांटेड गर्ल क्वेश्चन हर मदर्स कंसाइंस, है ना। अब देखिए, स्वाभाविक है कि अपनी माँ की जो कंसाइंस, उसकी चेतना है, उसकी जो है ना आत्मीयता है, उसके सामने वो क्वेश्चन कर रही है ना। तो किस तरह से जो अनवांटेड गर्ल है उसकी माँ से प्रश्न करती है। The unwanted girl questions her mother's conscience. She tells her mother that she acted in an unmotherly fashion. यहां पर क्या कहा जा रहा है, she tells her, वो उनको बताती है कि जो उनकी माँ है वो क्या कर रही है, एक्ट कर रही है ना, एक्ट इस तरह का बिहेव कर रही है जैसे कि वो एक अनमदरली फैशन है ना, जैसे
ममतामयी नहीं, कहीं ना कहीं आप उसको ममतामयी की बात कर सकते, ममता नहीं रही उनमें। शी हैज़ एक्टेड अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड, कहीं ना कहीं जो परमेश्वर हैं उनके इच्छा के विरुद्ध ही उन्होंने काम किया है। अब भगवान की थोड़ी इच्छा है कि मैं बच्ची को मार दूं, भगवान सबसे प्यार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द किल्ड इन्फेंट स्मेल ऑफ, है ना, व्हाट डज द किल्ड इन्फेंट। अब यहां पर जो मरा हुआ बच्चा है उससे कैसी गंध आ रही, स्मेल आ रही है ना। अब आप लोगों को पता है कि एक बहुत अच्छा एक एलिमेंट होता है, केमिकल होता है, जिसको लगाने से क्या होता है, जो चीज़ें प्रिजर्व हो जाती हैं। तो वही चीज़ है, उसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो लड़की जो थी वो कहीं ना कहीं फॉर्मेल्डिहाइड की तरह खुशबू दे रही थी, स्मेल आ रही थी उसके अंदर से। तो यहां पर किल्ड चाइल्ड कौन है, वही लड़की। हाउ मेनी टाइम्स हैज द वर्ब लुक बीन रिपीटेड इन द पोम, कितनी बार ये वर्ड है लुक, है ना। लुक, अब आप बोलोगे सर ये वर्ब लुक क्यों है, देखना क्रिया है ना, वर्ब है, स्वाभाविक है, मैं आपको देख रहा हूं कैमरे के थ्रू, भले ही कैमरा आप मेरे को नहीं देख पा रहे, पर मैं यहां पर आपको बता पाऊंगा। अगर लाइव है तो लाइव के थ्रू मैं बहुत से लोगों को देख सकता हूं, आमने सामने भी हो जाते हैं। तो मान लीजिए कि हम लोग ऐसे बैठे हैं और हम लोगों ने एक मीटिंग चालू की गूगल में, तो वहां पर क्या है, देखना, लुक, तो एक दूसरे को देख पा रहे हैं। यहाँ पर मैं कैमरे को देख पाऊंगा, रूम को देख पाऊंगा, खुद को, तो खुद को देखने के लिए मैं मिरर के सामने देख पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं लुक मतलब देखना होता है। बीन रिपीटेड इन द पोम, तो ये बार बार रिपीट हुआ है, तो कितने बार, हाउ मेनी टाइम्स। वॉट इफेक्ट डज इट हैव ऑन यू, कितने ज्यादा इफेक्ट है उस पर। द वर्ब लुक हैज बीन रिपीटेड 10 टाइम्स इन द पोम, यहां पर 10 बार ये जो वर्ब है वो रिपीट हुआ है। इट मेक्स मी फील दैट द किल्ड गर्ल चाइल्ड इज डीपली डिस्टर्ब्ड, यहां पर पता चलता है कि ये जो मरी हुई लड़की है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्या है, डीपली डिस्टर्ब्ड है। डीपली डिस्टर्ब्ड का मतलब क्या होता है, डीपली डिस्टर्ब्ड का मतलब ये होता है कि उसने बहुत सहन किया है और अब जाकर उसको ये एहसास हुआ है कि मेरे को कुछ बोलना चाहिए, क्यों ना बोलूं मैं, मुझे तो बोलना चाहिए, क्योंकि मैं कौन हूं, मैं तो अपनी माँ की बेटी ही हूं ना, जिसको बहुत बर्बरता से मार दिया गया। शी पिक्स हर मदर्स कंसाइंस, अब देखिए कंसाइंस जो है कहीं ना कहीं अपनी मदर की कंसाइंस है, जो चेतना है, जो उनका ना आत्मीयता, कहीं ना कहीं उनके प्रति जो उनके जो भाव हैं ना अपनी बच्ची के, तो माँ तक पहुंचना चाहती है वो, तो वो अपनी माँ को कहीं ना कहीं कुछ बताना चाह रही है, तो वो अपनी माँ की कंसाइंस को चूज करती है। शी टेल्स हर व्हाट अ हीनियस क्राइम द मदर हैज कमिटेड, ना कितना बुरा काम है, जो क्राइम है, जो कहीं ना कहीं माँ ने किया है, अक्षम्य है ये। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज गॉड्स विल मीन इन लाइन 44। अब यहां पर यही कहा जा रहा है कि भगवान का क्या विल है, लाइन 44 से आप क्या समझते हो। इन 44 गॉड्स विल मीन्स व्हाट गॉड ऑर्डेन, है ना, लाइक गॉड ने क्या बनाया, क्या ऑर्डेन किया। द अनवांटेड गर्ल चाइल्ड वांट्स टू से दैट द मदर हैड एक्टेड अगेंस्ट व्हाट गॉड हैड वांटेड, है ना। यहां पर क्या हो रहा है कि जो लड़की है, अनवांटेड गर्ल है, वो कहीं ना कहीं क्या चाहती है, वो ये बोलना चाहती है कि जो मदर है उसने क्या किया, एक्ट किया है, किसके अगेंस्ट, गॉड के, है ना, जो वो चाहते थे। गॉड वॉन्टेड द गर्ल टू ग्रो अप इन अ नेचुरल वे, भगवान क्या चाहते थे, भगवान यही चाहते थे कि जो लड़की है वो कैसे ग्रो हो, वो बहुत ज्यादा नेचुरल तरीके से हो ना, जैसे आम आदमी होता है वैसे ही। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द स्पीकर विश इन द लास्ट 2 लाइन्स ना। सो अब हमको क्या देखना है, यहां पर जो स्पीकर है वो क्या विश कर रहा है आखिरी की 2 लाइनों में। In the last 2 lines, the unwanted child wishes that her mother should have shown her concern for her. यहां पर यही कहा जा रहा है आखिरी की 2 लाइनों में कि जो अनवांटेड गर्ल है वो ये चाहती है, वो ये विश करना चाहती है कि जो मदर है उसके पास क्या होना चाहिए, मतलब मदर है ना, उसको क्या करना चाहिए, उसको चिंता दिखानी चाहिए, किसके लिए, उसके लिए। शी शुड हैव शोन हर मदरली लव, उसको क्या करना चाहिए, मदरली लव दिखाना चाहिए, ममता दिखानी चाहिए। एट लीस्ट शुड हैव डिजायर टू सी हाउ द गर्ल चाइल्ड लुक, ना एक बार उसको ऐसे दिखाना चाहिए, इच्छा तो होती है ना हर एक आदमी में,
तो एटलीस्ट शुड हैव डिजायर टू सी हाउ द गर्ल चाइल्ड लुक, ना किस तरह से लड़की जो है वो दिखती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, हु इन योर ओपिनियन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द किलिंग ऑफ अनबॉर्न फीमेल चाइल्ड। यहां पर यह कहा जा रहा है आपके अनुसार, आपकी ओपिनियन में, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द किलिंग ऑफ द अनबॉर्न फीमेल चाइल्ड, है ना। अब यहां पे जो अनबॉर्न फीमेल चाइल्ड है, जो पैदा नहीं हुई, तो आपके अनुसार, आपकी ओपिनियन मत, इज हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द किलिंग ऑफ, किसने मारा, कौन है उत्तरदायी अनबॉर्न फीमेल चाइल्ड की। क्या मदर है, क्या डॉक्टर है, या सोसाइटी, या कौन है। इन माई ओपिनियन, अगर मैं बात करता हूं अपने ओपिनियन की, तो ऑल ऑफ देम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग द अनबॉर्न चाइल्ड। तो यहां पर मेरे अनुसार, मेरे ओपिनियन के अनुसार, ये सभी लोग कौन है, रिस्पॉन्सिबल हैं, उत्तरदायी हैं, किसके लिए, उसकी मृत्यु के लिए। द ट्रेडिशनल सोसाइटी लुक्ड अपॉन वुमेन इज इंफीरियर। कहीं ना कहीं क्या है, जो हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी है वो औरतों को क्या समझती है, वो औरतों को नीचे समझती, इंफीरियर समझती, कमतर आंकती है, यूजलेस एंड नो बेटर देन स्लेव्स, है ना। वो बोलती है, क्या बोलते हैं ट्रेडिशनल सोसाइटी, कि ये जो है औरत किसी काम की नहीं है, निकम्मी है, यूजलेस में निकम्मापन, एंड नो बेटर देन स्लेव्स। और ये लोग क्या है, ये लोग तो बस स्लेव्स हैं। स्लेव्स कौन होते हैं, जो सेवा का काम करते हैं, झाड़ू पोछा, और इसके अलावा कुछ नहीं, बंदी लोग। वुमेन हैड नो राइट्स, उनके पास कोई राइट्स नहीं थे। एंड पेरेंट्स हैड टू गिव अ लॉट ऑफ डॉरीज एट द टाइम ऑफ गर्ल्स मैरिज। और लड़की की शादी के समय लॉट ऑफ डॉरीज, बहुत सारी डॉरीज जो है उनको देनी पड़ती थी। गर्ल वर नेवर गिवन एनी एजुकेशन, दे वर इल नरिश्ड, है ना। अब आप बोलोगे सर कि यहां पर ये क्या कहा जा रहा है कि गर्ल्स वर नेवर गिवन एनी एजुकेशन। जी हाँ, लड़कियों को कभी भी कोई एजुकेशन नहीं दी जाती थी, नेवर गिवन एनी एजुकेशन। लड़कियों से सिर्फ घर का काम करवाया जाता था, क्यों, क्या कहीं ना कहीं आज के समय आप देख पा रहे हो कि हमारे यहाँ पे लड़के लड़की दोनों पढ़ते हैं, पर बहुत समय पहले की बात थी जब लड़कियां और लड़के दोनों इकट्ठा नहीं पढ़ा करते थे, लड़के ही पढ़ा करते थे, लड़कियां घर का काम करती थी। तो देयर वर इल नरिश्ड, उनको क्या करते थे, अच्छे से पालन पोषण नहीं किया जाता था, नरिशमेंट नहीं मिलता था। अब देखिए, इफ अ गर्ल वॉज बोर्न इट वॉज नो मैटर ऑफ रिजॉइसिंग। अब यहां पर क्या है, यदि लड़की पैदा हुई थी तो इट वॉज नो मैटर ऑफ रिजॉइसिंग, यानी खुशी की तो कोई बात ही नहीं। अब लड़की हो गई तो कोई बात ही नहीं, खुशी की कोई बात नहीं। इफ अ गर्ल डाइड देयर वॉज नथिंग टू ग्रीव अबाउट, है ना। अब रोने धोने की बात भी नहीं। अगर लड़की मर जाती है, लड़की के साथ कुछ गलत हो जाता है, तो स्वाभाविक है, कोई बात नहीं, लड़की तो है, चली गई। पीपल wanted son to perpetuate their family name, है ना। Many people deliberately killed a girl child just after her birth। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पर ये कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट्स कि कहीं ना कहीं जो लड़के होते हैं उनको क्या होता है, उनको इसलिए इतना ज्यादा फोकस में लाया जाता है क्योंकि उन्हीं लोगों के आगे अपने पिता का सरनेम में नाम बढ़ता है। और कहीं ना कहीं जानबूझकर डेलिबरेटली क्या होता है, लड़कियों को मार दिया जाता है उनके बर्थ के पहले। Even today there are orthodox people who consider daughter a curse। अब यहां पर क्या है, आज के समय में भी क्या है, ऑर्थोडॉक्स पीपल क्या है, कंसिडर करते हैं डॉटर को शाप की तरह। शाप का मतलब अब आप सभी जानते हैं ना कि शाप यही होता है कि ऐसी चीज जैसी बद्दुआ जिसके कारण क्या होता है, समाज में परेशानियां आती हैं। तो लड़कियां क्या है, कर्ज की तरह है, शाप की तरह है, वो जहां रहेंगी वहां समस्या आ जाएगी। They took upon the second daughter as misfortune। उनका मानना था, कुछ लोगों का तो मानना था, जैसे अगर इस पोम की बात करें तो उनके लिए बदकिस्मती वाली बात थी कि दूसरी लड़की हो गई। इट इज नॉट ओनली मैन्स एटीट्यूड, ये सिर्फ आदमी का एटीट्यूड नहीं था। वुमेन themselves सब्सक्राइब टू दिस व्यू। कहीं ना कहीं कुछ औरतें जो हैं सब्सक्राइब, मतलब वो भी क्या करती थी, इस बात के लिए बहुत ज्यादा हामी बढ़ चुकी थी। That's why mother are part of the crime of getting the girl child killed। इसीलिए कहीं ना कहीं मदर भी भाग हैं, किसके लिए, गर्ल चाइल्ड को मारने के लिए। अगर आप राजस्थान साइड जाएं या और भी आपने अगर न्यूज़पेपर पढ़े होंगे तो न्यूज़पेपर में ऐसा बताया जाता है पुराने समय में क्या हुआ करता था कि मार दिया जाता था बच्चों को। इन मॉडर्न टाइम साइंस इज मेड इट पॉसिबल टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। आज के समय क्या है, जो विज्ञान है, विज्ञान ने क्या करा है,
आज के समय उनके सेक्स को जान पाते हैं कि ये लड़का है या लड़की है। सो द डॉक्टर्स हैव मेड इट अ बिजनेस। अब जो डॉक्टर्स है हमारे, डॉक्टर आप सभी जानते हैं, है ना, जो चिकित्सा करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोगों ने उसको क्या बनाया, धंधा बना लिया है। अब धंधा कैसे, अब देखिए, अब मेल है या फीमेल है इसकी जानकारी के लिए तो डॉक्टर के पास आएंगे, और डॉक्टर को तो पता है कहीं ना कहीं आज के समय चीज़ इलीगल भी है कहीं कुछ जगहों में कि आप ये बता नहीं सकते कि लड़का या लड़की, बच्चा पैदा होने के बाद जो है वो है। लेकिन कुछ कुछ जगहों पे ऐसा होता था जहाँ पे लोग आते थे, डॉक्टर से सलाह मशवरा करते थे और डॉक्टर बहुत हाई अमाउंट उनसे लिया करते थे, और ऐसे ही उन लोगों का धंधा चालू हो गया। दे डिटरमाइन द सेक्स एंड इफ इट इज अ गर्ल दे हेल्प इन अबॉर्शन। और क्या होता है, गर्भपात कराने के लिए, अबॉर्शन कराने के लिए क्या करते थे वो लोग हेल्प किया करते थे अगर लड़की हो जाए तो, है ना। फोर्टिसाइड यानी पेट में ही बच्चियों को मरवा देना, ये वाला काम वो करते थे। इन दिस वे ऑल ऑफ देम आर रिस्पॉन्सिबल इन गेटिंग द फीमेल चाइल्ड डिस्ट्रॉयड। इसीलिए कहा गया है कि डिस्ट्रॉयड ना, खत्म कर देना, पूरी तरीके से विध्वंस कर देना। तो यहां पर कौन कौन लोग आ रहे हैं, यहां पर आ रहे हैं कौन, हमारी एक तो हो गई माँ, हमारे पिता, सब लोग जो समाज में हर एक व्यक्ति है वो। The government has made a law that determination of the sex of an unborn child is illegal and punishable। जैसे कि मैंने आपको बताया है, डिटर्मिनेशन जैसे कि ऑलरेडी बताया जा चुका है कानून के द्वारा कि ये क्या है, ये इलीगल है और पनिशेबल है। इलीगल का मतलब क्या, कानून के खिलाफ है और इसके रिगार्डिंग आदमी को दंड भी मिल सकता है, पनिशेबल है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि पोम में आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। How will you react if you find that female foeticide is being committed before you? Would you try to stop it or remain indifferent to it? आप ही किसी में पता चले कि जो बिना अभी बच्ची का जन्म ही नहीं हुआ है, पेट में ही है ना, दूध मोई बच्ची भी नहीं, उसको मार दिया जाएगा पेट में, तो आपका रिएक्शन कैसा रहेगा? I hope that I will try to do my best to stop it. I would inform the police about it if I fail to convince the people concerned. तो देखिए, बात यहाँ पर यही है कि मैं या तो पुलिस के पास जाऊंगा या कंसर्न उन लोगों को मनाने की कोशिश करूंगा, कहीं ना कहीं मैं कुछ ऐसा प्रयास करूंगा जिसके चलते क्या हो, वो चीज रोक दी जाए। Describe the scene of an autopsy room with all minute details. Have you ever been an autopsy room? अब यहाँ पर सबसे पहली चीज तो ये है कि हमको चित्रण करना है ऑटोप्सी रूम का, जहां पे चीरा फाड़ी होती है, पता लगाया जाता है कि डेथ क्यों हुई, माइन्यूट डिटेल्स के साथ, है ना। आप ये कह सकते हो कि जो डिटेल्स है बहुत बारीक अच्छे तरीके से। हैव यू एवर बीन टू एन ऑटोप्सी रूम? क्या आप कभी ऑटोप्सी रूम में गए हो? क्या आप लोग ऐसी रूम में गए हो? अगर गए हो तो आप बताइए, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। इट वॉज अ वेरी सैड डे इन माई लाइफ। मेरे लिए बहुत ही बुरा और बहुत ही उदासी भरा दिन रहा है। When for the first time I had to be present in the autopsy room। Like मेरे को क्या करना पड़ा, मेरे को पहली बार ना I had to be present होना पड़ा, कहाँ पर, ऑटोप्सी रूम में। During the post-mortem of one of my friend's dead body, जब मेरा दोस्त मर गया था तो उसकी डेड बॉडी को चेकअप करने के लिए वहाँ पे सब लोग मौजूद थे, तो मैं भी था, मैंने देखा। द ऑटोप्सी रूम लुक सिमिलर टू एन ऑपरेटिंग रूम। कहीं ना कहीं क्या है, ये जो एक ऑपरेटिंग रूम होता है ना, जहाँ ऑपरेशन वगैरह किया जाता है, वैसे ही वो भी रूम था। एन एटमोसफियर ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट फॉर द डिसीज्ड इज मेंटेन एट दैट ऑल टाइम। तो यहाँ पर ना जो है, जिस मृत बॉडी है ना, बाकी तो यहाँ पे एक तरह का डिग्निटी बनाया जाता है, एक तरह का क्या कहना चाहिए, एक बहुत अलग से एनवायरनमेंट होता है, इज्जत दी जाती है, जिसके साथ ही सब कुछ क्रिया वगैरह चल रही है। तो ओवरऑल यहाँ पर यही चीज़ है, मैंने देखा है। द रूम हैज़ अ गुड लाइटिंग अरेंजमेंट। यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो रूम है ना, वहाँ की लाइटिंग अरेंजमेंट भी बहुत बढ़िया है। यानी अब ऑपरेशन होगा तो स्वाभाविक है वहाँ पर अच्छे तरीके से लाइटिंग वगैरह रहेगी। इट इज़ फिटेड विद फ्लाई प्रूफ नेट टू अवॉइड फ्लाइज। अब मरी हुई बॉडी पे कुछ चीज़ें आए ना। देर इज़ अ प्रोविजन फॉर बोथ हॉट एंड कोल्ड वाटर टैप्स। यहाँ पर क्या है, टैप्स नल हैं, गर्म ठंडे के लिए।
वाटर रेजिस्टिंग कॉटिंग मटेरियल आर यूज्ड ऑन द वॉल टू वॉश देम विद वाटर इजीली, है ना। वहाँ पर अगर गंदगी फैलती भी है तो उसके लिए वहाँ पर कुछ वाटर रेजिस्टेंट चीज़ें लगाई गई हैं, वाटर प्रूफ चीज़ें हैं। पोस्टमार्टम टेबल इज प्रेफरेबली मेड अप ऑफ मार्बल और स्टेनलेस स्टील। कहीं ना कहीं जो टेबल है वो किससे बनी है, मार्बल से बनी है या स्टेनलेस स्टील से बनी है। देयर इज अ रेफ्रिजरेटर इन द पोस्टमार्टम रूम। यहाँ पर क्या है, एक रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर का मतलब क्या होता है, फ्रिज है पोस्टमार्टम रूम में टू स्टोर टिश्यू टेम्पल्स। अब बोलोगे सैंपल्स, ही सर सैंपल्स क्या होते हैं, तो अब बोलो देखिए स्टोर टिश्यू से हम ये समझते हैं जब बॉडी जो है उसको जब हम काटते हैं तो उसमें से कुछ टिश्यूज निकलते हैं। अब उसका चेकअप करने के लिए उसको ठंडी जगह में रखना पड़ता है। रूम हैज़ द एडिकेट नंबर ऑफ एग्जॉस्ट फैन। और रूम में क्या होता है, बहुत सारे एग्जॉस्ट फैन होते हैं ताकि अंदर की जो पूरी गर्मी है वो बाहर निकल जाए ना। तो ये सब चीज़ों के लिए ये चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अटेम्प्ट अ क्रिटिकल एस्टिमेट ऑफ द पोम। अब यहाँ पर कहा गया है कि हमें क्या करना है, एक एस्टिमेट बनाना है पोम का। अब एस्टिमेट क्या होता है, चलिए देखिए। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपने पूरी पोम पढ़ी है, अब पोम पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आपने समझा है वो आपको बताना है, तो वही चीज करनी है आपको यहाँ पे। द स्पीकर इन द पोम इज एन अनबॉर्न गर्ल चाइल्ड। अब यहाँ पर जो स्पीकर है वो क्या है, अनबॉर्न गर्ल चाइल्ड है। अपेरेंटली इट इज इम्पॉसिबल, है ना, और ये एकदम कठिन भी है, साफ तरीके से इम्पॉसिबल है। हाउ कैन अ चाइल्ड हु इज किल्ड बिफोर शी इज बोर्न स्पीक, है ना, जब वो बोल ही नहीं पा रही उसके पहले उसको मार दिया जाए। The poet uses the unborn child as a mouthpiece to articulate the crime of mothers and humanity against the innocent unborn girl child। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये पोएट है, उन्होंने क्या करा है, अनबॉर्न चाइल्ड जो पैदा हुई नहीं बच्ची उसी को ही क्या करा है, मुंह देकर बताया गया है, पूरी स्टोरी बताई गई है। आप भी सोच रहे होंगे जो मर गई वो कैसे बोल पा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर एक इमेजिनरी फैक्टर भी आ रहा है। यहाँ स्पीकर बनाया, हो सकता है आत्मा हो या हो सकता है उसकी भावनाएं हो उस बच्ची की कहीं ना कहीं जो जीवित हो, तो उन भावनाओं को क्या किया है, बताया है, आर्टिकुलेट किया गया है, और उसके द्वारा ये बताने की कोशिश की गई है कि माँ ने कितना गलत किया और ये जो ह्यूमैनिटी है किस तरह से एक बेचारी इनोसेंट यानी भोली भाली जो अभी तक पैदा हुई नहीं लड़की उसके खिलाफ है। शी डज नॉट एक्यूज हर फादर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसने क्या नहीं किया, उसने एक्यूज नहीं किया। अब एक्यूज का मतलब क्या होता है, दोषी नहीं ठहराया। किसको दोषी नहीं ठहराया, फादर को, सोसाइटी को। एंड अदर डॉक्टर्स दो दे आर इक्वल पार्टनर इन द क्राइम। देखिए माँ बोल दिया, इसका मतलब सब लोग। इस पोम की खासियत है डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर डायरेक्टली एक लड़की अपनी माँ पर ही आरोप लगा रही है। अभी तक आपने देखा होगा कि लड़कियां बोलती पिताजी के कारण ये हुआ फलाना ठिकाना गलत सलत, नहीं, यहाँ डायरेक्टली माँ पर ही आरोप लगाया है। तो कहीं ना कहीं इस पोम से हमको समझ में आ रहा है कि ऐसी जगहों में जहाँ पे पिता तो होते ही दोषी, यहाँ पर माँ भी है। रूम में जब वो आई तो वो अच्छे सजावट करके अपने शरीर को अच्छा बनाकर अच्छी साड़ी पहनकर वो आई थी। तो कितनी अजीब सी और बड़ी विचित्र सी बात है। If only they had done the killing, it wouldn't have been so bitter. But the child did not expect a mother to treat her own child with such a carelessness as to not even think of her. अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर यही कहा जा रहा है अगर वो लोग मारते तो ठीक है, ये तो चलता आ रहा है सदियों से कि पिता पुत्री के बीच में संबंध ऐसे रहें, लेकिन यहाँ जहाँ माँ है ना, जहाँ माँ आ गई है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ये बड़ा अजीब और भद्दापन आया है। The child describes how she was sliced like a pomegranate in the autopsy room and the mother did not even think of looking at it. कहीं ना कहीं क्या है, माँ को पता था कि उसकी बच्ची जो है मार दी गई है, लेकिन उसके बाद भी उसे एक बार उसके पास नहीं आई। उसको ये भी पता नहीं है कि कहीं ना कहीं क्या हुआ, उसकी बेटी के साथ कितनी बड़ी घटना घटी। वो मर गई और उसकी जो सर है उसको तो हिस्से में बांट दिया गया और पूरी तरीके से उसके सिर में से खून निकल रहा है। कहीं ना कहीं वो पोमोग्रेनेट की तरह दिख रही है। Then the child pricks her mother's conscience. She says she has nipped a bud before it could bloom. She killed a butterfly that could flit
she murdered a sweet girl whom someone would have loved and admired. These images are beautiful and sharpen the acuteness of the crime and the loss. अब कहीं ना कहीं क्या है, यहाँ पर यही कहा जा रहा है, अगर मदर ऐसा ना किया करती तो क्या होता, ऐसा नहीं करती तो कहीं ना कहीं आज वो भी एक खूबसूरत फ्लावर की तरह ब्लूम कर रही होती, एक बटरफ्लाई की तरह उड़ रही होती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एक बहुत बड़ा क्राइम है जो कि मदर के द्वारा ही किया गया है ना, जिसको बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए, नहीं करने के अलावा, ममता ना देने के अलावा ये घटना जो है कहीं ना कहीं दिल को दहला देती है। The second part of the poem uses a rhetoric device to make the mother answerable as if she was being tried in a court of law. There is no rhyme scheme in the poem. The sentences are short like slaps of whip slashes. अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ रिटोरिक डिवाइसेस। अब आप लोग बोलोगे क्या होता है, क्या होता है, ये कुछ डिवाइसेस होते हैं जहाँ पर हम कई क्वेश्चंस पूछते हैं, क्वेश्चंस के फॉर्मेट में किसी और से। तो यहाँ ऑलरेडी क्या होता है, इस पोम में कहीं ना कहीं वो अपनी माँ से कुछ प्रश्न पूछ रही है और वो माँ से यही प्रश्न पूछ रही है कि ऐसा क्यों किया गया, किस लिए किया गया, इसके पीछे क्या कारण है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है बहुत अच्छी तरीके से, है ना, कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आगे जाकर उसको एक ऐसी अवस्था में रखा हो, पूछताछ की भी गई हो उससे। तो यहाँ पर एक बच्ची की जो दारुण पुकार है वो माँ तक पहुँचनी चाहिए, और वो जो कि पहुँच शायद ही पा रही हो, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ लड़की को नहीं चाहती अच्छी तरीके से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने क्या करा, इसी के साथ हमने ये एंटायर चैप्टर जो है यहाँ पर ओवर कर लिया है, और इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट और क्वेश्चन आंसर का पार्ट भी हो चुका है। और इसी के साथ एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास सारे टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। हम सभी आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन जो वो प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।